हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि लुसेंट का जो है हम पिंक बॉक्स स्टार्ट किए हैं। ठीक है, पिंक बॉक्स में जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारा हम कल के वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाइए और जाके देखिए। ये वो लेक्चर नंबर 1 है और ये लेक्चर नंबर 2 है। आप लोग लेक्चर 1 नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। ओके देन, समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन मेरा बन जाता है कि उत्तर वैदिक काल के, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हल जो हुआ करता था, उत्तर वैदिक काल का जो हल हुआ करता था, ठीक है, जोतने वाला, वो हल को क्या बोला जाता था? तो वो हल को बोला जाता था सीरा। ठीक है, वो हल को क्या बोला जाता था? सीरा। और हल रेखा को क्या बोला जाता था? तो हल रेखा को बोला जाता था सीता। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। हल को बोला जाता था सीरा और हल रेखा को बोला जाता था सीता। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जो हम देखने वाले हैं वो महाजनपद एवं राजधानी के बारे में जानेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन बन जाता है मेरा अंग। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पड़ जाता है? तो वो पड़ता है चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। मगध, मगध की राजधानी गिरिबीज। मगध की राजधानी गिरिबीज या राजगिरी, दोनों आप बोल सकते हैं। मगध की राजधानी गिरिबीज और राजगिरी दोनों है। ओके, आगे देखते हैं काशी। आगे क्या क्वेश्चन है? काशी। काशी की राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी। काशी की राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी। ओके देन, आगे अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। उज्जैन या महिष्मती अवंती की राजधानी है। ओके, आगे है मल। मल की राजधानी कहाँ पड़ जाता है? तो कुशावती। मल की राजधानी कुशावती। ओके, पंचाल। पंचाल की राजधानी अहिच्छद। पंजाब की राजधानी, पंचाल की राजधानी अहिच्छद। पंचाल, ठीक है, पंचाल। यही महाजनपद में आते थे सारा जनपद। टोटल 16 को महाजनपद था। ओके, तो पंचाल की राजधानी अहिच्छद एवं कंपिल। अहिच्छद और कंपिल दोनों है। ओके, आगे देखते हैं चेदी। चेदी की राजधानी कहाँ है? तो शक्तिमती। चेदी की राजधानी कहाँ पड़ जाता है? तो शक्तिमती पड़ जाता है चेदी की राजधानी। कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ पड़ जाता है? तो इंद्रप्रस्थ। ओके देन, आगे देखते हैं मत्स्य। मत्स्य की राजधानी, मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर। तो आप इसको ना ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विराट कोहली एक क्रिकेटर है, महान खिलाड़ी है, और विराट कोहली को क्या पसंद है? तो मत्स्य। मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली होता है। तो विराट कोहली को मछली पसंद है। ओके, विराट कोहली को मछली पसंद है, मतलब मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं कंपोज। कंपोज की राजधानी कहाँ है? तो वह है हटक। कंपोज की राजधानी कहाँ है? तो वह है हटक। कंपोज की राजधानी वो है हटक। ओके देन, आगे सुरसेन। सुरसेन की राजधानी कहाँ है? तो सुरसेन की राजधानी है मथुरा। सुरसेन की राजधानी कहाँ है? तो मथुरा है। ओके, आप लोग को जो है लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दे देंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और जैसे बोल रहे हैं वैसे भी आप नोट्स बना सकते हैं। सुरसेन की राजधानी मथुरा। ओके देन, असमक। असमक की राजधानी कहाँ है? तो पोटली या पोटन। पोटली या पोतन। ओके, गंधार की राजधानी कहाँ है? तो तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। ओके देन, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अंग की चंपा, मगध की गिरिवच या राजगिरी, काशी के वाराणसी, अवंती के उज्जैन या महिष्मती, मल्ल के कुशावती, पंचाल के अहिच्छद या काम्पिल, चेदी के शक्तिमती, कुरु के इंद्रप्रस्थ, मत्स्य के विराटनगर, कंपोज के हाटक, सुरसेन का मथुरा, असमक का पोटली या पोतन, ओके, गंधार का तक्षशिला। ओके देन, तो हम ये चीज़ क्या देखें? तो ये हम देखें प्रमुख महाजनपद की राजधानी। ओके, अब जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे प्रमुख तीर्थकर, ठीक है, एवं प्रतीक चिन्ह। मतलब प्रमुख तीर्थकर मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि जैन धर्म में जो गुरु हुआ करते थे उसे बोला जाता था तीर्थकर। तो टोटल जो तीर्थकर हुआ ना, टोटल 24 को तीर्थकर हुआ। और वास्तविक अगर तीर्थकर बोल दिया जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी को बोला जाता है, जो कि 24वें तीर्थकर में से एक थे। और इसका प्रतीक चिन्ह बोल दिया तो वो सिंह थे। तो उसी तरीका से हम टोटल तीर्थकर के बारे में जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्पज से। ओके, जैसे कि पहला क्वेश्चन बन जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो क्या बोलेंगे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो वह है ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो वह है ऋषभदेव, मतलब सांड। ठीक है, ऋषभदेव है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है ऋषभदेव का? तो वह है सांड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तीर्थकर थे अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा अजितनाथ, लेकिन हम जो बोल रहे हैं ना बस याद रखिएगा। ओके, और मेरे बोलने पर फोकस करिएगा। अजितनाथ जो है वो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर हुए हैं और इसके प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो हाथी। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है।
आगे है सपास्व। क्या है? सपास्व। सपास्व जो है वो जैन धर्म के कमे तीर्थकर में से एक है, तो वह है सातवें तीर्थकर कौन है? तो वह है सपास्व। कौन है? सपास्व। और इसके प्रतीक चिन्ह का नाम बोल दिया, तो प्रतीक चिन्ह क्या है? इसके प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे क्या है? शांति। ठीक है, आगे क्या है? शांतिनाथ। ठीक है, शांतिनाथ का मतलब प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वह हिरण है, हिरण। और जैन धर्म के कम में तीर्थकर थे, तो 16वें तीर्थकर थे। सब में आप तीर्थकर लगा सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख दिए, महावीर, पार्श्वनाथ, ये सब क्या है? तीर्थकर थे। ओके, तो शांतिनाथ जो थे मतलब जैन धर्म के 16वें तीर्थकर थे, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हिरण था। क्या था? हिरण था। ओके, आगे क्या है? आगे है अरनाथ। क्या है? अरनाथ। अब अनार करके भी याद रख सकते हैं, अरनाथ। तो अरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। क्या था? मछली। मीन मतलब मछली होता है, याद रखिएगा। तो प्रतीक चिन्ह अनार का अरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? मीन। और अरनाथ जो थे ये जैन धर्म के कम्मे तीर्थकर में से थे, तो ये 18वें मतलब 18वें। ठीक है, 18वें तीर्थकर कौन थे? तो अरनाथ। ठीक है, अरनाथ थे। आगे कौन है? नामीनाथ। ठीक है, नामी मतलब नामीनाथ ये कम्मे तीर्थकर थे, तो ये 21वें तीर्थकर थे। 21वें तीर्थकर कौन थे? नामीनाथ। 21 मतलब कि 21वें तीर्थकर कौन थे? तो नामीनाथ थे। और इसके अगर प्रतीक चिन्ह बोल दिया आपको तो नीलकमल किसके प्रतीक चिन्ह थे? तो वो थे नामीनाथ के। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नामीनाथ कम्मे थे, तो नामीनाथ जो थे वह थे 21वें तीर्थकर। ओके, नामीनाथ। और इसके प्रतीक चिन्ह नीलकमल। आगे क्या है? तो अरिष्टनेमी कम्मे तीर्थकर थे, तो वह थे 22वें तीर्थकर। कौन थे? 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और पार्श्वनाथ कम्मे तीर्थकर थे, तो वह थे 23वें तीर्थकर। और 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह जो था पार्श्वनाथ का वह था सर्प मतलब क्या होता है? सांप। ओके, इसका प्रतीक चिन्ह था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए थे, वह हुए थे महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी से बोल सकते हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं, जो कि 24वें तीर्थकर थे एवं अंतिम तीर्थकर थे। ओके, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। ओके दिन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे हम क्या देखने वाले हैं? जैन संगीतियाँ देखने वाले हैं। ओके, जैन संगीतियाँ में हम लोग क्या जानेंगे? कितने जैन संगीति हुए थे? ओके, वो देख लेते हैं। जिसमें कि पहला जो जैन संगति हुआ था, टोटल 2 संगति हुआ था। एक हुआ था 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व में आप लोग नहीं फंसते होंगे। ईसा पूर्व और ईस्वी में, ईसा पूर्व का अर्थ ये हो गया कि 0 ईस्वी से पहले, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म दिवस के पहले का काल जो है ईसा पूर्व कहलाता है। और 0 ईस्वी में हुआ था किसका जन्म? ईसा मसीह का। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का काल ईसा पूर्व कहलाता है। और 0 ईस्वी के बाद का काल, ठीक है, बाद का काल, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ईस्वी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ईसा पूर्व जो है ये पीछे की ओर चलता है। तो 300 ईसा पूर्व में जो हुआ था ये प्रथम जैन संगति कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। लेकिन किसकी अध्यक्षता में हुआ था जैन संगति? प्रथम जैन संगति तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था प्रथम जैन संगति। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा जो जैन संगति हुआ था, दूसरा जैन संगति कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में जो है दूसरा जैन संगति हुआ था। ओके, और ये कहाँ पे हुआ था? तो बल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? बल्लभी गुजरात में हुआ था दूसरा जैन संगति। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में हुआ था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से रिकॉल कर देते हैं। दो जैन संगति हुआ था 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में, किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। 512 में बल्लभी गुजरात में हुआ था क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देखने वाले हैं? तो हम देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, मतलब बौद्ध धर्म के से रिलेटिव जो भी चीज़ आते हैं महात्मा बुद्ध से रिलेटिव, तो वो सारा प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग जानेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, जन्म जब लिया था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए,
अब देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? महात्मा बुद्ध के जन्म से प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और सांड था। बोल दिया आपसे कि महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह जन्म से कौन से रिलेटिव रखता है? तो कमल और सांड आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ओके, ताकि आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सके। ओके, वैसे तो सारा लुसेंट में आपको मिल जाएगा। तो महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह के बारे में, ठीक है, तो जन्म से रिलेटिव क्या है? तो कमल एवं सांड है। ओके, महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं गृह त्याग जब किया था। लेकिन ये प्रतीक चिन्ह अगर बोल दिया तो घोड़ा। महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। ज्ञान जब प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पीपल एवं बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, एवं ज्ञान से रिलेटिव क्या है? तो पीपल एवं बोधि वृक्ष। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिया था, तो महात्मा बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिया था ना, वो दिया था सारनाथ में। लेकिन महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिया था वो क्या कहलाया? तो कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और वैसे प्रतीक चिन्ह में बोल दिया तो प्रतीक चिन्ह में आप याद रखिएगा चक्र। ठीक है, क्या याद रखेंगे? चक्र याद रखना है आपको। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे निर्माण मतलब क्या हो गया? महात्मा बुद्ध को जो निर्माण जब हुआ था तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पद चिन्ह। क्या था? निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पद चिन्ह था। महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हो गया तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था? स्तूप। क्या था? स्तूप था। महात्मा बुद्ध के पद चिन्ह का क्या नाम था? मृत्यु से रिलेटिव तो स्तूप है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देखेंगे? तो अब हम देखने वाले हैं बौद्ध संगीतियाँ। क्या देखेंगे? बौद्ध संगीतियाँ। कितने बौद्ध संगीति टोटल हुए थे? टोटल 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था। कितना हुआ था? टोटल 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इस सारा हम देखने वाले हैं, आप लोग फोकस करिएगा। ओके, तो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था, कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। ठीक है, राजगिरी में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। पहला बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। ओके, लेकिन आपसे पूछेगा कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। ओके, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था पहला बौद्ध संगीति? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था पहला बौद्ध संगीति। महाकश्यप की अध्यक्षता में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। और शासन काल किसका था उस वक्त? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। ठीक है, अजातशत्रु का शासनकाल था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? तो वैशाली में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह हुआ था सवा कामी की अध्यक्षता में हुआ था दूसरा बौद्ध संगीति। और किसका शासनकाल था उस वक्त? तो कालाशोक का शासनकाल था। ठीक है, किसका शासनकाल था? तो कालाशोक का शासनकाल था। ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, अब देखते हैं तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। 250 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 250 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? 250 BC ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 250 ईसा पूर्व में हुआ था तीसरा बौद्ध संगीति। कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह हुआ था मौखलीपुत्र 30। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मौखलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में हुआ था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सारा क्वेश्चन आपको लुसेंट में मिल जाएगा। ओके, और सारा जो है निचोड़ हम इसमें डाल दिए हैं इस वीडियो में। ओके, आगे देखते हैं चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 98 मतलब कि 98 ईस्वी में हुआ था। इससे ना पहली सदी भी आप बोल सकते हैं, पहली सदी भी देता है ऑप्शन में। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। और शासनकाल किसका था? तो शासनकाल जो था चौथा बौद्ध संगीति का तो कनिष्क का शासनकाल था। ओके, ये कनिष्क का शासनकाल था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था लुसेंट के अकॉर्डिंग हम इस तरह से आपको याद कराए ना। अब हम अपने अंदाज में आपको याद कराने का प्रयास करते हैं। देखिएगा,
टोटल जो है 4 गो बहुत संगति हुआ था। तो आपको ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। क्या रखेंगे ट्रिक? RBPK। क्या रखेंगे? RBPK। 8 से मतलब हो गया क्या? पहला बहुत संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा बहुत संगति वैशाली में। तीसरा बहुत संगति पाटलिपुत्र में। चौथा बहुत संगति कुंडलबल में। ठीक है, तो RBPK करके आप याद रख सकते हैं। लिख देते हैं RBPK। टोटल 4 गो संगति हुआ था ना। 8 से हुआ राजगिरी, 20 से हुआ वैशाली, P से हुआ पाटलिपुत्र, K से हुआ कुंडलबल। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपसे पूछ लेगा कभी कभी कि ईस्वी, तो 483, 383, 250 पहली सदी, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए शासन काल आपसे पूछ लेगा, तो क्या बोलेंगे? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक जो है कनिष्क को भी बोला जाता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखने वाले हैं अब हम लोग क्या देखेंगे? भारत के प्रमुख बौद्ध मठ के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? भारत के प्रमुख बौद्ध मठ। ओके, कौन से बौद्ध मठ कहाँ पे स्थित है वो देख लेते हैं। जैसे कि तपो मठ। क्या है? तपो मठ। तपो मठ जो है ये बौद्ध मठ कहाँ पे है? तो तपो गांव में है। ठीक है, कहाँ पे है? तपो गांव में तपो मठ है। कहाँ पे? तपो गांव में तपो मठ है। और तपो गांव कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है तपो मठ। ये चीज याद रखिएगा। गांव का नाम बोलेगा तो तपो गांव। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अब देखेंगे हम लोग नामग्याल मठ। क्या है? नामग्याल मठ। नामग्याल मठ ये कहाँ पड़ता है? तो धर्मशाला में पड़ता है। नामग्याल मठ कहाँ पड़ता है? धर्मशाला में पड़ता है। और धर्मशाला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में ही है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हेमिस मठ। हेमिस मठ कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। हेमिस मठ लद्दाख में पड़ता है। और लद्दाख कहाँ है? तो लद्दाख में है। ठीक है, आगे थिकसे। क्या है आगे? थिकसे मठ। थिकसे मठ कहाँ पड़ता है? थिकसे मठ, तो ये भी जो है थिकसे मठ लद्दाख में ही पड़ता है। थिकसे मठ लद्दाख में ही पड़ता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं सासुर मठ। क्या है? सासुर मठ। सासुर मठ कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति। ये गांव का नाम है लाहौल स्पीति। और ये कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं मिड्रालिंग मठ। क्या है? मिड्रालिंग मठ ये कहाँ पड़ता है? तो देहरादून में पड़ता है। मिड्रालिंग मठ ये कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ओके, कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हो जाएगी। इसलिए क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा याद करने का प्रयास करते हैं। और ये जो वीडियो लाए हैं हम टोटल लुसेंट से है। ओके, जो लुसेंट पढ़ते हैं उसके लिए रिवीजन के लिए है। और जो लुसेंट नहीं पढ़ रहे हैं उसका पिंक बॉक्स के थ्रू काफ़ी हद तक जो है तैयारी आपकी हो जाएगी। ओके, आगे मिड्रालिंग मठ कहाँ है? तो देहरादून में है। कहाँ पे है? मिड्रालिंग मठ देहरादून में है। ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। ओके, रूमटेक मठ। रूमटेक मठ कहाँ पे है? तो ये गंगटोक में पड़ता है। गंगटोक कहाँ है? तो सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी पड़ जाता है गंगटोक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो रूमटेक मठ गंगटोक। ठीक है, कहाँ पे है? किसकी राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम में ही पड़ता है। आगे है तवांग मठ। तवांग मठ कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तवांग मठ कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं नाम ड्रालिंग मठ। क्या है? नाम ड्रालिंग मठ ये कहाँ पड़ता है? मैसूर। ये कहाँ पड़ता है? नाम ड्रालिंग मठ मैसूर में पड़ता है। और मैसूर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है बौद्धि मंडा मठ। क्या है? बौद्धि मंडा मठ ये एग्जाम से रिलेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार दरोगा एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बिहार से क्वेश्चन है। बौद्धि मंडा मठ ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में कौन सी मठ है? बौद्धि मंडा मठ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख संप्रदाय एवं संपादक। ठीक है, प्रमुख संप्रदाय एवं संपादक। तो आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन है? तो मखलीपुत्र गौसाल। क्या है? मखलीपुत्र गौसाल। मतलब कि आजीवक संप्रदाय के मतलब संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र गौसाल। ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग? संप्रदाय एवं संस्थापक के बारे में देख रहे हैं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गौसाल। ओके, आगे है घोर अक्रियावादी। क्या है? घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन है? तो वह है
पूरन कश्यप। कौन है? पूरन कश्यप है। किसके? तो घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप इसके संस्थापक हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखते हैं यट्टत क्या है? यट्टच्छावाद। ये यट्टच्छावाद इसके संस्थापक कौन है? तो आचार्य अजित। यत्तच्छावाद यत्तच्छावाद के संस्थापक कौन है? तो आचार्य अजित। देख लीजिएगा आगे। आगे क्या है? भौतिकवादी। भौतिकवादी के कौन है? तो यह है पाकुद। पाकुद कच्छायन। पाकुद कच्छायन। भौतिकवादी के संस्थापक कौन है? पाकुद कच्छायन। और ये किस दर्शन से है? तो भौतिक दर्शन से है। ओके, आगे क्या है? अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन है? तो अनिश्चयवादी के हैं संजय बेठलीपुत्र। क्या है? संजय बेठलीपुत्र हैं। किसके? तो अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन? संजय बेठलीपुत्र हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य। क्या देखेंगे? प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहां देख लेते हैं। यहां से देखिए प्रमुख संप्रदाय, ये जो है संप्रदाय है। ओके, ये मत है, ये मत है और ये आचार्य है। ओके, तो समझते हैं ध्यान से। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहली बात कि विशिष्टा द्वैतवाद के आचार्य कौन है? संस्थापक कौन है? तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा रामानुज। ठीक है, रामानुज किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। और यह जो है विशिष्टाद्वैतवाद किस संप्रदाय से है? तो ब्रह्म संप्रदाय से है। विशिष्टाद्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय से है और इसके संपादक कौन है? तो रामानुज है। कौन है? तो रामानुज है। आगे है द्वैतवाद जो है ये मत कौन दिया था? तो यह दिया था आनंद तीर्थ। कौन दिया था? द्वैतवाद का आनंद तीर्थ दिया था। और द्वैतवाद जो है ये मत किस संप्रदाय से है? तो ब्रह्म संप्रदाय से है। द्वैतवाद जो मत है ये दिया था आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ दिया था, लेकिन इसके संप्रदाय कौन है? द्वैतवाद के संप्रदाय कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। ओके, आगे क्या है? आगे है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद ये कौन दिया था? तो यह दिया था वल्लभाचार्य। कौन दिया था? वल्लभाचार्य दिया था शुद्धाद्वैतवाद। और शुद्धाद्वैतवाद जो है ये किससे संबंधित है? तो रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय। और द्वैताद्वैतवाद ये कौन दिया था? तो यह दिया था निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य दिया था। यह किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सनक संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद जो है आप याद रख सकते हैं ऐसे भी, जैसे कि दूगो नींबू अचार, ऐसे बोलते हैं दूगो नींबू अचार। ठीक है, तो देखिए द्वैताद्वैत, दोगो है ना द्वैत, द्वैताद्वैत, दोगो नींबू मतलब नींबू का अचार। द्वैताद्वैत मतलब दोगो नींबू है, द्वैताद्वैत दोगो नींबू है, तो कौन दिया था? नींबू का अचार। तो दोगो नींबू अचार, द्वैताद्वैत नींबू का अचार, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, द्वैताद्वैत जो है किस संप्रदाय से है? तो सनक संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो नामदेव है। कौन है? बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव हैं। ओके, आगे क्या है? आगे क्या है? श्री वैष्णव। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वह है रामानुज। कौन है? रामानुज है श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक। ओके, आप लोग जो है थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ले लिए। आगे देखते हैं। देखिए प्रामार्थ के संस्थापक कौन है? तो यह है रामदास। प्रामार्थ के संस्थापक कौन है? तो यह है रामदास। ठीक है, प्रामार्थ के संस्थापक रामदास है। ओके, और इसके पुस्तक का क्या नाम है? तो दासबोध। ठीक है, रामदास के पुस्तक का नाम दासबोध। याद रखिएगा, ये बुक जो है ना पूछता है एग्जाम में। ओके, कि दासबोध जो है किसकी पुस्तक है? तो रामदास की पुस्तक है, रामदास की पुस्तक है। ओके, और रामानुज की पुस्तक का क्या नाम है? तो ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र रामानुज की पुस्तक है, जो कि दिया क्या था? तो श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है वो। ठीक है, आगे है राम भक्त के संस्थापक कौन है? तो रामानंद। राम भक्त के संस्थापक कौन है? तो रामानंद है। और यह जो है इसकी पुस्तक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? इसकी बुक का नाम है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण किसकी बुक है? तो यह रामानंद की बुक है। ओके, बुक के बारे में आप लोग को फिर से रिकॉल कर देते हैं। ओके, जैसे कि
ब्रह्मसूत्र ये किसकी बुक है? तो रामानुज की बुक है। दासबोध किसकी बुक है? तो रामदास की बुक है। अध्यात्म रामायण किसकी बुक है? तो रामानंद की बुक है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बुक आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है मौर्य प्रांत एवं राजधानी। मौर्य प्रांत, उस समय जो मौर्य प्रांत था वो देख लेते हैं, उसकी राजधानी। जैसे कि उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ है? तो तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ है? तो तक्षशिला। अवंती की राजधानी कहाँ है? अवंती राष्ट्र की, तो उज्जैनी। मौर्य काल में अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी थी। कलिंग, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तौसली थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो वो तौसली थी। किस काल में? तो मौर्य प्रांत काल में। ओके, आगे है दक्षिणापर्थ की राजधानी कहाँ थी? तो स्वर्णागिरी। दक्षिणापर्थ की राजधानी कहाँ थी? तो स्वर्णागिरी थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं परासी। परासी मतलब पूर्वी प्रांत। परासी मतलब क्या हो गया? पूर्वी प्रांत। और पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी पाटलिपुत्र। पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी पाटलिपुत्र। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को मेरा कंटेंट और मेरा ये प्रयास आप लोग को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दरोगा एग्जाम आते आते ही जो है हम पूरा लुसेंट का जो पिंक बॉक्स है वो खत्म कर देंगे। ओके, बीच बीच में थ्योरी भी लेके आएंगे, जो लुसेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो भी लेके आएंगे, लेकिन फुल्ली फोकस लुसेंट पे रहेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।